नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी कैफे में। मैं अंकित बघेल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो कि आपकी परीक्षाओं में आपको सफल बनाएंगी। तो दोस्तों, आइए चालू करते हैं अपनी वीडियोस। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। दोस्तों, आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रश्नों को अपने से भी यहाँ पर वीडियोस में सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो, ताकि इसके बाद जो मैं उत्तर बताऊं उसके बाद आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए, जिससे हमें भी ये जानकारी मिलेगी कि हमारे प्रश्नों के उत्तर से आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पा रही है। तो दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ऑप्शन ए सैलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सैलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास्तव में व्यापार के माध्यम से अपने व्यवसाय को करते थे, और व्यापार का जो मुख्य साधन होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार करते थे, अर्थात वस्तुओं के आदान प्रदान से ये व्यापार होता था। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे सामने है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है और असत्य मेल को बताना है। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने हड़प्पाकालीन स्थल हैं और वह किस नदी के सामने या किस नदी के तट पर पाए गए हैं उनके नाम हैं। हमें सही जोड़ी मिलानी है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा हड़प्पा रावी नदी के तट पर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी लोथल भोगवा नदी के तट पर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कालीबंगा सरस्वती नदी पर, तो ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। अगर यहीं पे आप हम बात करना चाहें तो हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा तथा मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा तथा लोथल 1955 में एसआर राव के द्वारा तथा कालीबंगा 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन कराया गया। तो दोस्तों, ये चारों चीजें चारों के उत्खननकर्ताओं के नाम हैं और चारों के खोज का समय है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी असत्य है, अर्थात कालीबंगा किस नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो अगर स्थानीय नाम की बात करें तो वास्तव में इस प्रश्न की जो प्रकृति बोलती है कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ क्या है, तो हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए है हमारे पास जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला और ऑप्शन डी मृतकों का टीला। हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें दोस्तों, तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मांडा एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि जम्मू कश्मीर के तट पर पाया गया है या जम्मू कश्मीर राज्य में पाया गया है। दोस्तों, यह किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, नदियां हमारे सामने हैं, चिलाब, सतलुज, सिंधु और रावी। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिनाब नदी के तट पर मांडा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है। दोस्तों, ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन और ऑप्शन डी आलमगीरपुर। दोस्तों, आपको पता है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का एक सबसे पूर्वी हड़प्पाकालीन स्थल है, और लोथल की बात करें लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो इन चारों स्थान में से उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली कहाँ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा। धौलावीरा में सबसे उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था पाई गई है, और जहां जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं पाई गई है, अगर ऐसा कभी प्रश्न आता है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं पाई गई है।
क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों हमें पता है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज पर विश्वास करते थे। तो ऑप्शन हमारे सामने है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक थी। दोस्तों भारतीय इकोनॉमिकल जोन में भी हम अगर प्राचीन समय की बात करें या वर्तमान परिवेश की बात करें तो जब जब महिलाओं की सहभागिता अर्थव्यवस्था में रहती है तब तब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगर हम प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा में मात्र सत्तात्मक राज होने के कारण इकोनॉमिकल जोन यानी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जैसे जैसे भारत वर्तमान समय में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार आ रहे हैं। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए महिलाओं की सहभागिता परम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे सामने है सुरकोतदा, लोथल, बालाकोट और कोडदीजी। तो दोस्तों आपको पता है कि सुरकोतदा समुद्र के किनारे एक स्थल है जहां से हमें डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं लोथल है, लोथल से हमें सबसे बड़े बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात ये भी समुद्र के किनारे का स्थल है। बालाकोट इसे भी समुद्र के किनारे का स्थल है। अब रही बात कोटदीजी की, तो दोस्तों कोटदीजी समुद्र के किनारे का स्थल नहीं है, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के किनारे का स्थल है। अर्थात हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोटदीजी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें दोस्तों तो सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है और असत्य जोड़े को पहचानना है। दोस्तों हमारे सामने कुछ हड़प्पाकालीन स्थल है और यहाँ से प्राप्त कुछ स्थल हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे सामने ऑप्शन ए है लोथल। तो लोथल से गोदीवाड़ा पाया गया, बिल्कुल सही बात है। लोथल गोदीवाड़ा यानी दोस्तों डॉकयार्ड होता है, अर्थात बंदरगाह होता है। वहीं ऑप्शन बी की बात करें कालीबंगा, धान के साक्ष्य। तो दोस्तों धान के साक्ष्य आपको पता है, धान के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की बात करें तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक जो शिलालेख है वो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा गुजरात का एक हड़प्पाकालीन स्थल है। वहीं बनावली की बात करें तो पक्की मिट्टी से बनी हल्की जो आकृति है तो ये दोस्तों बनावली से प्राप्त हुई है। बनावली की अगर बात करें दोस्तों तो हरियाणा का एक हड़प्पाकालीन स्थल है। तो दोस्तों अगर हम असत्य जोड़े को पहचानने का प्रयास करें तो कालीबंगा इज द आंसर। कालीबंगा से धान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो दोस्तों तांबे के बारे में हड़प्पा के लोगों को जानकारी थी, स्वर्ण के बारे में भी हड़प्पा के लोगों को जानकारी थी। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी के भी बारे में हड़प्पा के लोगों को जानकारी थी। लेकिन अगर हम दोस्तों लोहे की बात करें तो लोहे के प्रथम साक्ष्य दोस्तों 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से हमें लोहे के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्थात अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का था। अर्थात अब तक लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात हड़प्पा काल के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते थे। तो हमारा सामने ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों प्रारंभ के 3 वेद वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर हम प्रारंभ के 3 वेद की बात करें तो सबसे पहला प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अर्थात हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ऋग्वेद की तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 10 मंडल, 1028 ऋचाएं और 10,462 श्लोक पाए गए हैं। और इसमें इसके 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि 4 वर्णों की यानी वर्ण व्यवस्था की सर्वप्रथम बात जो है 10वें मंडल में की गई है। और उसी 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख हमें
प्राप्त हुआ है, अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10वें मंडल पे। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन है वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक? ऑप्शन है जैमिनी, वादरायण, बुद्ध और महावीर। दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों पुरंदर जो शब्द है ऋग्वेद में उपयोग किया गया एक शब्द है, यह किस देवता के लिए उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है इंद्र। इंद्र को पुरंदर शब्द, पुरंदर यानी किलों का विजेता, यानी जो पूरा पूर्व शब्द है वो किला कहलाता है और उन सभी किलों को जीतने वाला जो है पुरंदर कहलाता है, और पुरंदर जो है इंद्र के लिए उपयोग किया गया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो असतो मां शतगमय शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों असतो मां शतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर मां अमृतम गमय, ये जो श्लोक प्राचीन श्लोक है जिसे हम कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, एशिया माइनर स्थित बोगचकोई का महत्व इसलिए है। ऑप्शन है हमारे क्यों है अभिलेख जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी यह वो अभिलेख है जो कि जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक्ति का उल्लेख मिलता है। दोस्तों 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया में बोगचकोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें पहली बार इन चारों देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैक्स मुलर नामक एक इतिहासकार ने इसी बोगचकोई अभिलेख के आधार पर यह मान्य तथ्य प्रस्तुत किया है कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों यम नचिकेता संवाद कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उपनिषद है हमारे सामने ऑप्शन में बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और केनोपनिषद। आपको जानकारी होगी लगभग 108 उपनिषद हमारे भारतीय वैदिक शास्त्र में पाए जाते हैं और इन दर्शनों का हमारे भारतीय शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों यम नचिकेता जो संवाद है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कठोपनिषद से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऋग्वेद का जो संकलन है वो कौन सा दूसरा वेद है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सामवेद। सामवेद में दोस्तों लगभग पूरे श्लोक ऋग्वेद के हैं, जिन्हें उसका प्रथम खंड, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है। इसके प्रथम भाग में ऋग्वेद की ऋचाएं हैं तथा इसके द्वितीय भाग में उन ऋचाओं को गाने का तरीका है, अर्थात सामवेद संगीत की जननी मानी गई है। हमारा सही उत्तर होगा सामवेद। अगर आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि संगीत का जनक किसे कहा गया है तो सामवेद को संगीत का जनक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है पुनः हमारे सामने एक सही जोड़ी है, जिसमें ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। चारों वेदों के नाम हमारे सामने हैं और उनकी विषय वस्तु के बारे में भी दूसरी तरफ एक सूची बनी हुई है और हमें उनसे सम्मिलित करना है। तो अगर अभी पिछले क्वेश्चन के अनुसार जैसा मैंने आपको बताया कि सामवेद संगीत की जननी है, तो सामवेद का जो वास्तविक विषय है वो संगीत है। तो अगर हम केवल एक ही शब्द से आंसर ढूंढना चाहें तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा, चूंकि टी का चौथा है इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों प्राचीनतम जो व्याकरण है अष्टाध्यायी उसके रचनाकार, तो आपके सामने ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि और पाणिनि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पाणिनि, क्योंकि बचे हुए जो 3 ऑप्शन में लोग हैं दोस्तों, इन्होंने 3 नए दर्शनों को प्रतिपादित किया। गौतम मुनि जो कि न्याय दर्शन से संबंधित हैं,
कपिल मुनि ये सांख्य दर्शन से संबंधित हैं तथा पतंजलि योग दर्शन से संबंधित व्यक्ति हैं। वहीं पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो ब्रीहि शब्द है, सर्वप्रथम इसके बारे में ऋग्वेद से हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह ब्रीहि शब्द ऋग्वेद में अनाज, किसी एक अनाज के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो वही हमारा प्रश्न है कि ये जो ब्रीहि शब्द है ऋग्वेद में किस अनाज के लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारा चावल, गेहूं, जौ और कपास। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल। चावल के लिए ब्रीहि शब्द का पहली बार उपयोग ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो दोस्तों आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया है? अर्थात अगर हम आर्यों की आर्कटिक होम की बात करें तो दोस्तों ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आर्यों के भारत आगमन का सिद्धांत है। तो दोस्तों सबसे मान्य अगर तथ्य की बात करें तो सबसे मान्य तथ्य मैक्स मूलर का तथ्य है, जिसने यह कहा है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और ये जो आधार है ये बोगचकोई अभिलेख है जो कि 1400 ईसा पूर्व में हमें बोगचकोई से प्राप्त हुआ है और यहाँ पे चारों देवताओं का वर्णन है। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार हैं जिन्होंने आर्यों के आगमन के विषय में अपनी अलग टिप्पणी प्रस्तुत की है। उन्हीं में से आर्कटिक होम सिद्धांत भी एक पक्ष है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखेंगे फॉर्जिटर, एसी दास, बीजी तिलक और जैकोबी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बीजी तिलक, अर्थात बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था कि आर्य जो है आर्कटिक होम अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो पुनः सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है। तो दोस्तों हमारे सामने नदियों के पौराणिक नाम हैं और नदियों के वर्तमान नाम जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं वो हैं, जिनसे हमें उन्हें सही जोड़ी मिलाना है। दोस्तों अगर हम कुंभा की बात करें तो कुंभा अफगानिस्तान की एक प्रमुख नदी है जिसका वर्तमान नाम काबुल है। दोस्तों अगर हम परुष्णी की बात करें तो परुष्णी वही नदी है जिसके किनारे 10 गात्र युद्ध हुआ था और दोस्तों इसे वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो सदा नीरा को वर्तमान में गंडक के नाम से जाना जाता है और शत्रुदी को सतलज के नाम से जाना जाता है, अर्थात दोनों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें दोस्तों तो पुनः एक सही जोड़ी हमारे सामने है जो कि महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित है। तो दोस्तों 16 महाजनपद थे पूरे देश में और ये 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जो कि भगवती सूत्र के नाम से जाना जाता है, वहां से भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों आइए सही जोड़ी मिलाते हैं। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती होगी दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों हमें यह राजधानियां याद रखनी है, कभी भी हमारे सामने प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन ए, यानी गांधार की राजधानी तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के आमने सामने युद्ध हुआ था? तो दोस्तों अगर हम बात करें सिकंदर महान की तो लगभग 325 ईसा पूर्व में इसका पोरस के साथ युद्ध हुआ। सिकंदर एक महान योद्धा था जो कि विश्व विजेता बनना चाहता था और वास्तव में यह विश्व विजेता बनने पर कुछ हद तक सफल भी हुआ। वहीं अगर आप इसके ऑप्शन की बात करें कि किस नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ तो दोस्तों ऑप्शन है रावी, झेलम, सतलज और चिनाब। तो दोस्तों यूनानी भाषा में इस युद्ध को हाइड्रो स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है और हाइड्रो स्पीच का यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है झेलम नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। झेलम को प्राचीन समय में वितस्ता भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करें तो दोस्तों पुनः हमारे सामने एक सही जोड़ी है जिसमें हमें पुनः महाजनपदों की सूची और वर्तमान आधुनिक क्षेत्र, वह कौन सा वर्तमान क्षेत्र है ये बताना है।
तो दोस्तों अगर हम मगध की बात करें, वत्स की बात करें, कौशल की बात करें और अवंती की बात करें, तो अवंती आपको जानकारी है कि अवंती मालवा का एक क्षेत्र है। उसके बाद कौशल के बारे में, वत्स के बारे में भी आपको पता है कि इलाहाबाद का जो क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही सामान्य प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4 ये चारों अपने ऑप्शन के साथ हैं। तो मगध जो है पटना, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध और अवंती मालवा। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी पूछी गई है, तो दोस्तों पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज और चंपा। तो इन चारों की अगर हम बात करें तो इसकी प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। द्वितीय राजधानी की दोस्तों अगर हम बात करें तो मगध की द्वितीय राजधानी वैशाली तथा तृतीय राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि अशोक के शासनकाल में बनेगी। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो दोस्तों पोरस के समय, जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय मगध का जो शासक था वह नंदवंश का शासक था। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो सूची 1 से सूची 2 को हमें पुनः सुमेलित करना है, जिसमें महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो शासकों के नाम हैं, ये शासक किस महाजनपद से संबंधित थे ये हमें देखना है। तो देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए है कि राजा है प्रद्योत। प्रद्योत जो है वास्तव में अवंती से संबंधित था। उसके बाद अगर उदयन की बात करें और अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु के बारे में भी आपको पता है कि ये मगध से संबंधित था। दोस्तों अगर आइए हम इसका उत्तर देखते हैं तो 29वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रद्योत जो है अवंती से संबंधित है, उदयन वत्स से संबंधित है और प्रसेनजीत जो है कौशल से संबंधित है और अजातशत्रु मगध से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्राचीन काल में एक ऐसा शासक भी भारत में पहली बार आया जिसने भारत पर अपने कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के नीचे का जो भाग है वह इस शासक के कब्जे में रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन है हमारे सामने साइरस, कोम्बिसिस, जेरिसिस और डेरियस। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका डेरियस। डेरियस जो प्रथम है इसने जो है कुछ भाग अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य की किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल इन दोनों अस्त्रों का उपयोग मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शन है हमारे सामने अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दोस्तों इसके विषय में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि निम्न में से कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख प्राप्त होता है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का वह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें सर्वप्रथम हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, इससे भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो दोस्तों पीछे हम इस क्वेश्चन को इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन में हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गिरिब्रज जो कि अजातशत्रु के समय राजधानी थी। उसके बाद अगर हम बात करें गिरिब्रज को ही नाम बाद में परिवर्तित करके राजगृह बनाया गया। उसके बाद पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, यह राजधानी अशोक के शासनकाल में थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नहीं का कि कौशाम्बी जो है मगध की राजधानी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें
तो किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली और सौरसेनी। तो दोस्तों हमें पता है कि सबसे जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। जो प्राकृत भाषा है ये जैन धर्म की प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। अगर हम पाली की बात करें तो पाली बौद्ध धर्म की प्राचीन भाषा के रूप में जानी जाती है। अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और उपाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अशोक। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित कराई थी। दोस्तों अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति जो है पुनः शिशुनाग वंश के शासनकाल में होगी, और बाद में तृतीय जो बौद्ध संगीति है दोस्तों ये जो है मौर्य वंश के शासनकाल में होगी। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? ऑप्शन यशोधरा है, महामाया है, प्रजापति गौतमी है और बिंबा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और भिक्षुणी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह एक बौद्ध दार्शनिक भी रहा है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न याद रखना है कि शून्यता का सिद्धांत जो है एक बौद्ध दार्शनिक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन हमारे सामने है असंग, वसुबंधु, नागार्जुन और दिग्नाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें दोस्तों तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के अगर हम संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन हमारे सामने है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र और मक्खलीपुत्र गोसाल। तो अगर हम बात करें तो उपाली और आनंद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे। वहीं स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर धर्म के, जैन धर्म के दो जब पार्ट होंगे उसमें से एक पार्ट का जो प्रतिनिधित्व है अर्थात श्वेतांबर का जो प्रतिनिधित्व है वो स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है कि आजीवन संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें कि त्रिरत्न का सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है जहां पर इन तीनों चीजों की बात कही गई है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। कई बार हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ही सामान्य प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों को सही कालक्रम में दर्शाइए। तो दोस्तों वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी जो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के वर्ष 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वहीं अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम केवल इन दोनों का ही सन सीक्वेंस याद कर लें तो हमारे लिए ऑप्शन बहुत आसान होगा। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अब हमको एक चीज चुनी है। तो वहीं अगर हम तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। दैट इज डी इज द राइट आंसर, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन जो है जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में शासक कनिष्क के तत्वाधान में यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है सारनाथ, सांची, गया और अजंता। दोस्तों हमारा सही उत्तर आपको पता है और जिसे नहीं भी पता है वो इसको याद कर ले। तो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है उसका सही उत्तर है सांची। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? महाभारत, चांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या फिर भागवत पुराण।
तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पीछे क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर चुके थे। जब हम आजीवक संप्रदाय का प्रश्न देख रहे थे तो वहां पर हमने ये बात कही थी कि जो जैन समुदाय है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में दो भागों में अलग अलग बटा, जिसमें भद्रबाहु और स्थूलभद्र ने दो अलग अलग भागों में उसको बांटकर अपने साथ रखा, जिसमें अगर हम बात करें तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो मिलिंद पन्हो दोस्तों एक राजा मिलिंद और एक भिक्षु नागसेन की आपस की बातचीत का एक विश्लेषण है। तो दोस्तों अगर मिलिंद पन्हो की बात करें तो मिलिंद पन्हो की रचनाकार यानी वह कौन था जिसके साथ वह संवाद हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागसेन के द्वारा जो है यह ग्रंथ लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए हमारे सामने एक पुनः महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है जो कि चारों बौद्ध संगीति और उनके अध्यक्षों से संबंधित है। तो दोस्तों अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ। तो अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो मोंगलीपुत्र तिष्य, बिल्कुल सही है। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर सभी सही जोड़े सही है तो दैट इज अ राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वह कौन से दो लोग हैं जिनका ऋग्वेद में भी उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन हमारे सामने है, ऋग्वेद और अरिष्ट ने भी पार्श्वनाथ और निर्गंथानाथ पुत्र, अवर्जित एवं अजय विठली पुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये दो ऐसे तीर्थंकर थे जिनके बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया है? तो दोस्तों बुद्ध ने जो सर्वाधिक श्लोक दिए हैं मतलब उपदेश दिए हैं तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है श्रावस्ती, पावा, गंधार और उज्जैन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है? बहुत ही सामान्य प्रश्न और बहुत ही मजेदार प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं में आ जाए तो हम प्रफुल्लित हो उठेंगे। तो दोस्तों बुद्ध चरित्र अर्थात बौद्धों के रामायण की जो रचना है वो दोस्तों अशोक घोष के द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा अंतिम प्रश्न कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? यानी कौन वह व्यक्ति था जो कि गौतम बुद्ध का गुरु था? ऑप्शन हमारा है पाणिनि, आलार कलाम, कपिल मुनि, पतंजलि। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के वास्तविक गुरु का नाम आलार कलाम था। बाकी जो तीन लोग हैं पाणिनि, कपिल, पतंजलि, पाणिनि के बारे में बातचीत हम कर चुके हैं कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। वहीं कपिल की बात करें तो कपिल सांख्य योग के दर्शन के प्रतिपादक हैं। वहीं अगर हम पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने योग दर्शन को प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं अंकित सिंह आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल द स्टडी कैफे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपकी अगली वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा पाएं, क्योंकि आपका ओपिनियन ही मुझे आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों मैं अंकित बघेल आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।